नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 5 मई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम कल के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कौंडी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, हमने डिस्कस किया था उसको। ब्रू या रियांग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, जी नहीं। त्रिपुरा बिल्कुल सही है। मिजोरम बिल्कुल सही है। नागालैंड में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। यानी त्रिपुरा और मिजोरम सही होता है, यानी कि बी विकल्प सही हो जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करते हैं, हमने डिस्कस किया था इसको। वन धन योजना किससे संबंधित है? तो लघु वन उत्पाद से संबंधित है। वन धन योजना इसमें क्या होता है कि आपका वन धन केंद्र बनाए जाएंगे, जिसके तहत जो भी आपका जनजातियां हैं उनको वन से भी जो उत्पन्न होने वाली वस्तुएं हैं उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे उससे आर्थिक वो इनकम उससे जनरेट कर सकें। तो ये था आपका कल का वो। और उसके बाद आज हम द हिंदू समाचार पत्र की तरफ चलेंगे। आज की सबसे पहली न्यूज़ है, कन्फ्यूजन प्रिवेल्स ओवर हु विल फूट माइग्रेंट्स ट्रेन फेयर। तो जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री ने जो है, आप जान रहे होंगे कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रही हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन एक क्रिएट हुई है कि जैसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कहा है कि जो भी रेलवेज़ का किराया होगा वर्कर्स का, उसे हम बियर करेंगे, हम देंगे। तो फिर जो है इसी में जो गवर्नमेंट ने एक दूसरी प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें उसने कहा कि इसमें तो फेयर की बात ही नहीं हुई है। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ा पॉलिटिकल है, ये चीज़ हमको जो है उतना इंटरेस्ट की बात नहीं है। नॉट फॉर रिटर्न ऑफ स्ट्रैंडेड इंडियंस। तो अगली न्यूज़ है कि जो भी हमारे खाड़ी देशों में लोग फंसे हुए हैं उनको जो है वापस लाने का प्लान इंडिया कर रही है, लेकिन उनको अपना किराया वहन करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर वो यहाँ पे आते हैं उनको भी जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर जो भी आपको उनको क्वारंटीन के लिए चार्ज लगेगा उनको चार्ज पे करना पड़ेगा। 1074 रिकवर्स एज इंडिया एड्स 2573 केसेस। तो जैसे कि कल 2573 केसेस नए आए, और एक अच्छी खबर ये भी 1074 रिकवरीज हुई हैं। तो अभी तक की सबसे ज़्यादा रिकवरी हुई है, तो काफ़ी अच्छी खबर है। अगली न्यूज़ है, स्टेट्स विथ हाई स्वाइन फ्लू रेट रिकॉर्ड मोस्ट कोविड-19 केसेस। तो जैसे कि आप जान रहे होंगे, जो भी स्वाइन फ्लू केसेज आए हैं, इससे पहले H1N1 उसको बोलते हैं, स्वाइन फ्लू केसेज आए थे, आप सुने होंगे स्वाइन फ्लू फैला है, एक बीमारी थी। तो जिन राज्यों में स्वाइन फ्लू के ज़्यादा केसेज आते थे, उन राज्यों में कोविड के भी ज़्यादा केसेज आए, ये एक रिलेशन देखने को मिला है। अगली जो न्यूज़ है, स्पेशल कोरोना फी ऑन लिक्कर इन दिल्ली। तो अब जैसे जान रहे होंगे कि सरकार ने अब लिक्कर यानी कि शराब की जो है बेचने पर पाबंदी हटा ली है। तो अब जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो 70% एक्स्ट्रा चार्ज करेगी स्पेशल कोरोना फ़ी के रूप में, जो भी शराब की विक्रय होगा, ये चीज़ है। 3 CRPF जवान्स किल्ड इन मिलिटेंट अटैक। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में जो है मिलिटेंट अटैक हुआ, वहाँ पर 3 CRPF जवानों की जो है मतलब शहीद हो गए वो। तो यहाँ पे हमको देखना ये है, जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे कि ये यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं GC मुर्मू। तो जम्मू कश्मीर जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये चीज़ आपको जानने को सकता है, GC मुर्मू। तो यहाँ पे दरबार मूव हो रहा है, यानी कि दरबार मूव क्या होता है हम जानेंगे। तो जैसे कि आप जान रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर की सामान्य राजधानी श्रीनगर है, लेकिन ठंडियों के समय में श्रीनगर में बर्फबारी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सामान्य प्रशासन चलाना आसान नहीं होता है। तो उस समय क्या होता है, वो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से जो है शिफ्ट करके मूव करके कहाँ पे जम्मू लाई जाती है, जम्मू। तो जो ये मूव होता है तो उसी को दरबार मूव कहते हैं। दरबार मूव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत पहले से चल रहा है। जब वहाँ पे राजतंत्र था, राजाओं का था, तो वहाँ का जो दरबार लगता था पहले सामान्यतः श्रीनगर में लगता था, और ठंडियों में जम्मू शिफ्ट हो जाता था। तो जो दरबार का मूवमेंट होता था, इसीलिए इसको दरबार मूव कहते हैं। तो आपको जानने की आवश्यकता है, दरबार मूव किस राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। अगली ये लोकल न्यूज़ है। हम अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ आपकी है ये, मेधा सीक्स हेल्प फॉर स्ट्रैंडेड। तो जो मेधा पाटकर हमारी जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने जो भी फंसे हुए लोग हैं उनको वापस उनके नियमित स्थान पर पहुंचाने की जो है डिमांड करने के लिए धरना दिया है। तो हम जानेंगे मेधा पाटकर के बारे में। तो मेधा पाटकर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? तो नर्मदा नदी आप जैसे जानते होंगे कि आपका जो है वहाँ से नर्मदा नदी आपका जो है मध्य प्रदेश गुजरात होते हुए जाके यहाँ पे अरब सागर में गिरती है। तो इस पे एक सरदार सरोवर बांध बनाने की बात चल रही थी। तो उससे क्या हुआ था, कई लोगों को, जो आसपास गांव थे, वहाँ के गांव के लोगों को हटाया जा रहा था। तो गांव की दिनचर्या और पर्यावरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा था। तो उसी के लिए इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन जारी किया था। तो ये पर्यावरण क्षेत्र में बहुत ही चर्चित आंदोलन है, इसलिए आपको जानने की आवश्यकता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा नदी बन रहा था उससे संबंधित है। इसके
नेता मुख्य मेधा पाटकर थी। ये अक्सर न्यूज में आती रहती हैं, आपको जानने की आवश्यकता है। वेंकैया डिफर्स डिसीजन ऑन एमपीज पैनल। तो वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, तो जो एमपी के पैनल ने डिमांड की थी कि जो जैसे वर्तमान में अपनी संसदीय कार्यप्रणाली चलाने के लिए, संसदीय समितियों की बैठक करने के लिए ऑनलाइन मीटिंग की जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाए, लेकिन उसको इन्होंने जो है उसको मना कर दिया कि भाई बोला कि ऐसा है, देखो कि जो पार्लियामेंट्री रूल्स हैं उनको अमेंड करना पड़ेगा और रूल्स अभी हमें अलाउ नहीं करते हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए, ये बोला इन्होंने। अगली न्यूज़ है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स पुट ऑफ। तो जैसे कि आप जानते हैं यूपीएससी की कल नोटिफिकेशन आई है, तो उसने बोला है कि भाई देखो वर्तमान स्थितियों को देखते हुए हम सिविल की परीक्षा प्रीलिम्स की नहीं करा सकते हैं और जो इंटरव्यूज़ हैं उनको भी नहीं करा सकते हैं। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन है, जो ये आपका प्रीलिम्स होता है, यही उसका जो है मतलब उसका एग्जाम इसी के माध्यम से होता है। तो इन सब चीज़ों की परीक्षा भी रोक दी गई है और बोला आगे की नोटिस हम देंगे। और ये बताया कि जब भी हम नोटिस देंगे हम 30 दिन का समय देंगे छात्रों के लिए, ताकि 30 दिन आपको समय मिले। अनसर्टेनिटी ओवर पुरी रथ यात्रा। तो पूरी रथ यात्रा की निश्चित नहीं है कि यानी इस बार हो पाएगी नहीं हो पाएगी। पूरी रथ यात्रा एक दिन हमने डिस्कस भी किया था कि लॉर्ड जगन्नाथ जो होते हैं, उड़ीसा के पुरी मंदिर जो है वहाँ पे, तो लॉर्ड जगन्नाथ का वहाँ पे क्या होता है, लॉर्ड जगन्नाथ का 3 रथ बनाया जाता है, उनका, उनके भाई का, उनकी बहन का। तो सुभद्रा, लॉर्ड जगन्नाथ और एक लॉर्ड बोन, तो इन तीनों लोग का रथ बनाया जाता है, सजाया जाता है और रथ की जो है सेरेमनी निकलती है। लेकिन इस बार हो पाएगा नहीं हो पाएगा इस पर अनिश्चितता है, तो आपको जानने की आवश्यकता है ये चीज़। अगली न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट टू हियर पीआईएल एंड फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। तो जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता हैं, तो इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है, पीआईएल दायर की है कि जो है वर्तमान स्थिति में हर व्यक्ति समस्या से ग्रसित है और जो फूड सिक्योरिटी, ये जो है आपका पीडीएस सिस्टम है, यानी कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसको सबके लिए लागू कर दिया जाए। जैसे चाहे जिसके पास राशन कार्ड हो चाहे ना हो, सबको दिया जाए। तो ये बात कही है इन्होंने। तो यहाँ पे हम देखेंगे पीआईएल क्या होता है। पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक मतलब आम आदमी यानी जनता जो हमारी, इंटरेस्ट मतलब फ़ायदा, लिटिगेशन मतलब कोई फाइल अपील जो किया जाए, यानी कि ऐसी कोई केस फाइल करना सुप्रीम कोर्ट में जो पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि जैसे कि मेरा मामला है तो मैं अपने फ़ायदे में करूँगा तो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट हो गया। लेकिन जब मैं किसी दूसरे के लिए काम करूँ, जैसे कि समझिए इस तरह कि जैसे इन्होंने देखिए आम लोगों के लिए राशन की, सबके बिना राशन कार्ड के राशन देने की बात कही है, तो इन्होंने जनता के बिहाफ पे कहा है, तो यानी ये अपना केस नहीं लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैटेगरी में आता है। एक दूसरा उदाहरण हम और ले लेंगे, जैसे कि आप समझिए दिल्ली की हवा बहुत दूषित थी जो है, अभी तो ठीक है थोड़ा सा, लेकिन इससे पहले सामान्य वर्षों में ठंडी के समय और बहुत ज़्यादा दूषित हो जाती है। तो हम जाके केस कर सकते हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ कि आप कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, दिल्ली मतलब पूरी दिल्ली की जनता इससे प्रभावित हो रही है, जबकि जो है स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है, तो ये दिल्ली की आम जनता के लिए केस होगा। तो यानी कि इसमें मेरा कोई स्वहित नहीं इन्वॉल्व है, तो उसे बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो हम देखेंगे इसका थोड़ा इतिहास के बारे में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। इसका जन्म 1969 में एक केस आया था, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसी के अंतर्गत पीएन भगवती जी जो थे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने इस केस को सुना था। तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे आप जाने बिहार में कुछ बिहार के एक जेल में कुछ वर्कर्स थे, फंसे हुए थे, उनके साथ बड़ा ही अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था, उनको बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं प्रोवाइड कराई जा रही थी। तो उनके बिहाफ पे एक पोस्ट कार्ड में एक वो आया था, मतलब केस फाइल हुआ कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तो पहले क्या होता था कि जिसका मामला है वो अपना केस खुद ही फाइल करे, तो इसे सुओ मोटो नहीं, इसे बोलते हैं लोकस स्टैंडाई, यानी कि अगर मेरा मामला है तो मैं जाके अपील करूं। लेकिन चूंकि जब वो व्यक्ति जेल में फंसा हुआ है, तो जब जेल में बंद व्यक्ति तो जाके फाइल नहीं कर सकता, अपील कर नहीं सकता है। तो इसलिए पहली बार ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति के जिसमें जो कंसर्न व्यक्ति है उसके अलावा दूसरा केस ने फाइल की और उसकी बिना अनुपस्थिति में। तो इसमें लोकस स्टैंडाई प्रिंसिपल नहीं लागू होता है, यानी कि अगर किसी का भी केस है उसके बिहाफ पे कोई भी फाइल कर सकता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि जयराम रमेश जी आम जनता के आधार पर केस लड़ रहे हैं, यानी इनका कोई स्वहित नहीं इन्वॉल्व है। तो पीएन भगवती जी ने इसको बोला कि हाँ ठीक है हम इसको स्वीकार करते हैं, और वहीं से पीआईएल का कॉन्सेप्ट जो है इवॉल्व हुआ। ये चीज़ आपको जानने का आवश्यकता है पीआईएल क्या है। अगली न्यूज है पीएम स्लैंस पाकिस्तान इन वर्चुअल नैम मीटिंग। तो जो नैम की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हिंदी में बोलते हैं आपका जो है वो आप समझ लीजिए कि तो जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, तो ये क्या है, पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं तब उसके बारे में इसके आगे बात करेंगे। तो जैसे क्या था, जब विश्व युद्ध 2 धड़ों में बढ़ चुका था, विश्व युद्ध के दौरान इसी कारण विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद विश्व शीत युद्ध चलने लगा था, तो यूएसए यूएसएसआर 2 धड़ हो गए थे।
तो समस्या ये थी, जब हम आज़ाद हुए तो हम किस धड़े में जाएं, तो हम किस धड़े में जाएं, तो यानी कि हम पहले किसी धड़े में जाएं तो यानी उनकी नीतियों का हमें पालन करने पड़ेगा, उनके दबाव के तले रहना पड़ेगा। तो जो हमारी सरकार थी उसने उस समय निर्णय लिया कि भाई देखो ऐसा है, ना हम यूएसए के धड़े में जाएंगे ना यूएसएसआर के धड़े में जाएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, किसी से भी प्रभावित नहीं करेंगे, उचित दूरी सबसे बनाए रखेंगे और समान व्यवहार सबसे रखेंगे। तो इसे ही नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है या गुटनिरपेक्ष आंदोलन बोला जाता है। तो देखिए 3 नेता जो थे मुख्यतः उस समय हमारे जो है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, और जोसेफ टीटो और नासिर गामेल अब्दुल नासिर मिस्र के राष्ट्रपति थे, और नेहरू जी अपने यहाँ के, और उसके बाद आपके यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो, इन तीनों लोगों ने मिल के यूगोस्लाविया में एक बैठक की 1956 में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आधारशिला रखी। तो ये था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, आपको जानने की आवश्यकता है। तो क्या हुआ, अभी वर्चुअल मीटिंग यानी ऑनलाइन मीटिंग जो है मतलब कि नरेंद्र मोदी जी ने नॉन अलाइनमेंट गुटनिरपेक्ष देशों के साथ, तो उसमें इन्होंने बताया है कि जैसे कि वर्तमान समय में हम लोग कोविड से लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब वो हम लोग कोविड को दबा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका संकेत सीधा पाकिस्तान की तरफ था। आप देख रहे होंगे आए दिनों बॉर्डर पे जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, और हमारे देखें आज 3 जवान शहीद हो गए हैं, और कल भी 5 जवान शहीद होने की खबर आई थी। तो ये बड़ी चिंता की बात है। तो ये मोदी जी ने जो है उसमें चिंता व्यक्त की है। तो हमको जानने की आवश्यकता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन कैसे उसका उदय हुआ, कब बना, तो ये सब चीज़ें आपको जानने की आवश्यकता है। अगली न्यूज है डीआरडीओ डेवलप्स अ डिसइंफेक्शन टावर। तो डीआरडीओ ने एक डिसइंफेक्शन टावर डेवलप किया है, इसका नाम है यूवी ब्लास्टर। तो यूवी ब्लास्टर करता क्या है, यूवी ब्लास्टर देखिए जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक ऐसा टावर है, इसको जहाँ रख देंगे, अगर 12 बाई 12 कमरे के यानी 12 फीट लंबा 12 फीट चौड़ा कमरे में इसको रख देंगे अगर 10 मिनट तक के लिए, तो जो भी वस्तुएं उसमें रहेंगी उस पर अगर कोई वायरस रहता है वो वायरस डेड हो जाएगा। तो ये डिसइंफेक्शन के लिए, जैसे कि आप समझिए भाई कोरोना वायरस समस्या चल रही इस समय, तो हमारे मोबाइल पर भी हो सकता है, हमारे टेलीफोन पर हो सकता है, हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब उसको हम तो स्प्रिट से हर जगह मोबाइल पानी से या हर जगह से धुल नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खास करके नहीं धुल सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो है ऐसे यंत्र की आवश्यकता है। तो डीआरडीओ ने इसको डेवलप करना है, ये चीज़ आपको जानना है। यूवी ब्लास्टर्स का नाम है, और ये इसको इतना आपको इसके बारे में जानने की आवश्यकता है। अगली न्यूज है आपकी स्वाइन फ्लू पुट्स वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स ऑन हाई अलर्ट। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में जो है, असम में एक नेशनल पार्क है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें जो है आप देखा गया तो 28 जो है सुअर के जो है डेड बॉडीज यानी मृत सुअरों को जो है डिस्पोज किया गया था, यानी वहाँ के आसपास गाँव वालों ने फेंका था उसको, संभवतः स्वाइन फ्लू के कारण। तो जैसे कि कोविड संक्रमण हो रहा है तो उसी में स्वाइन फ्लू की भी समस्या जो है आई। तो ये चीज़ फॉरेस्ट ऑफिसर्स वहाँ के अलर्ट हो गए, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमें जानने की आवश्यकता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, असम में है। और आप एक काम और करिएगा, असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों को भी आप देख लीजिएगा उनके आसपास कौन से हैं। यूएस डिमांड्स जस्टिस फ्रॉम द पाक फॉर स्क्राइज मर्डर। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये पाकिस्तान से न्याय की मांग कर रहा है, किसके लिए, एक पत्रकार की मृत्यु के लिए। तो हम देखेंगे मामला क्या है, पीछे थोड़ा जाएंगे इतिहास में। तो एक पत्रकार थे, उनका नाम था डैनियल पर्ल। तो वो उस जो है ये बात है लगभग मतलब 2002 की। तो 2002 में ये पाकिस्तान में थे, क्या कर रहे थे, पत्रकारिता के काम से विशेषता क्या कर रहे थे कि जो आईएसआई वहाँ की एजेंसी, जो रॉ एजेंसी मतलब स्पाईवेयर एजेंसी आईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की, वो अलकायदा के साथ मिलकर काम कर रही थी ना। तो आप जैसे जानते हैं लोग जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, तो वहाँ की आईएसआई इनको पनपने का मौका देती है। तो इसी पे काम कर रहे थे कैसे इनका रिलेशन है। तो जो डैनियल पर्ल था तो लगभग ये स्टोरी पूरा कवर कर चुका था, यानी पर्दाफाश करने वाला था क्या रिलेशन आईएसआई का अलकायदा से। तो उसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने देखा कि इस कोविड के इसमें तो जो सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डैनियल पर्ल के मर्डरर थे उनको रिलीज कर दिया है। तो ये बड़ी चिंता की बात है। इस पर यूएसए ने न्याय की मांग की कि आप इसको सही से सुनवाई करिए। अगली न्यूज, व्हाट इज द कैलकुलस बिहाइंड डोनाल्ड ट्रम्प्स टेरर अगेंस्ट चाइना। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहते हैं कि वायरस जो है चाइनीज़ वायरस है कोविड-19। उसके बाद बोला है कि जैसे आप और कई चीज़ें देख सकते हैं, चाइनीज़ से जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी यूज़ करने से उन्होंने मना कर दिया है, और लगातार चाइना पर अटैक कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या नीति है ये चीज़। तो जैसे आप जान रहे होंगे कि वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इससे कोविड से पहले जो उनका एजेंडा था मेनली डोनाल्ड ट्रंप का कि भाई देखो ऐसा है, मेरी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो इस आधार पर वो चुनाव लड़ने वाले थे। लेकिन कोविड-19 समस्या आने से आप जैसे जान रहे हैं कि जो वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टेड कंट्रीज हो गया है यूएसए,
तो वहाँ की इकोनॉमी भी काफ़ी गिर चुकी है, लगभग 4% गिर चुकी है और अगले सत्र में 12% गिरने की संभावना है। और उसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब इस मामले पे तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, तो उन्होंने चाइना को मुद्दा बनाया है लड़ने के लिए, तो ये बताया जा रहा है इसमें। अगली न्यूज है बीएस ऑन द रैम्पेज एज यूएस चाइना स्पार। तो यूएस चाइना का जो समस्या चल रही है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो यूएस चाइना ट्रेड वार पहले भी चल रहा था और इस समय कोविड में भी एक दूसरे पे जो है छीटाकशी हो रही है, तो उसमें बीएस जो है ज़्यादा उसमें है। तो बीयर समझानेंगे। जो हमारे स्टॉक मार्केट है उसमें दो तरह के जो सेंटीमेंट्स होते हैं, सेंटीमेंट मतलब भावनाएं कैसे होती है, जैसे समझिए बियर और बुलिश। बियर मतलब भालू, भालू क्या होता है, सुस्त होता है, और बुलिश बुल मतलब बैल, बैल क्या होता है, बहुत एग्रेसिव होता है, तेज होता है। तो जब हमारी मार्केट स्लो परफॉर्म कर रही हो, यानी उसकी गति कम हो, ग्रोथ रेट कम हो, मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो, मतलब बहुत कम लोग जो इन्वेस्ट करना चाहें, यानी स्लो इन्वेस्टमेंट है, तो उसको बियर मार्केट बोलते हैं, यानी कि सुस्त है मार्केट। और जब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हो, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रही हो, हमारी कैपेसिटी बहुत एक्सपैंड करे, तो उसे बुलिश मार्केट बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल सेटल्स 23 ईयर ओल्ड केस। तो ये चीज़ हम जानेंगे कि इसमें बता रहे हैं कि 23 साल पुराना एक केस था, एक वित्तीय मामला था, यानी कि जैसे डेट यानी कोई ऋण जैसे रह गया हो, उससे संबंधित मामला था, वो उसको डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल सुलझाया है। तो बहुत बड़ी बात बताई जा रही है कोविड-19 केसेस में के समय में। इस समय तो हम जानेंगे डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल क्या है। तो जैसे कि आप जान रहे होंगे कि इस समय बैंकों में एनपीए समस्या हो चल रही है। एनपीए मतलब क्या है कि बैंक से लोन ले लेंगे वो लोग जो भी लोनी है, लेकिन वो लौटा नहीं पाते हैं। कभी कभी तो विलफुली यानी कि जानबूझ नहीं लौटाते हैं, कुछ लोग उनकी क्षमता ही नहीं होती कि लौटा पाएँ, तो ऐसे होता है। तो लेकिन इस मामले में क्या है कि जैसे ये एनपीए की समस्या बढ़ती गई, बैंकिंग व्यवस्था पे काफ़ी इसका प्रभाव पड़ा और बैंकिंग व्यवस्था से ही उसकी आगे लोन देने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा, जिससे अर्थव्यवस्था पर हमारा उसका प्रभाव दिख रहा था। तो ये पूरी चेन बनी हुई है। तो इसलिए जो है क्या हुआ था, 2016 में हमारी सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जो अधिनियम लाया था। इसमें क्या था कि जो भी हमारे एनपीए जो भी कंपनी है, या तो देखें उसमें क्यों भाई उनको जो भी लोन ली है वो क्यों नहीं लौटा पा रही हैं। अगर वो उनकी क्षमता है लौटाएं, अगर अन्यथा क्षमता नहीं तो उनको फिर नीलाम कर दिया जाएगा, उन कंपनी को ये एसेट्स को बेच के जो भी लोन वापस हो सके उनको जो है वापस किया जाएगा। ये चीज़ है। तो उन कंपनियों को नीलाम करने से पहले या फिर डेट हुआ या फिर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के लिए प्रोसीडिंग से पहले उनका विकल्प जाता है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल का, डीआरटी का। मतलब जो इंडिविजुअल केसेज है, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति का केस है या फिर छोटा केस है, तो एक मिनिमम अमाउंट से कम है तो उसको डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल को दिया जाता है, बजाय कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को। तो ये चीज़ है। तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल क्या है, ये भी उसी के अंतर्गत एक प्रावधान है जो छोटे केसेस को या फिर इंडिविजुअल से रिलेटेड यानी किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है, वो जो है कंपनियों से संबंधित मामलों को देखता है। तो ये चीज़ आपका डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। अगली न्यूज आपकी विलेजर्स इन असम गेट रिस्पाइट एज हैंगिंग फिश स्टेटस जम्बोस। तो जो असम में आप जान रहे होंगे वहाँ पर हाथी भी काफ़ी पाए जाते हैं। तो हाथी सामान्यतः वो आम लोगों के घरों में या उनके गृह क्षेत्रों में आ जाते हैं, उनकी फसलों को उजाड़ देते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं, तो काफ़ी उनको समस्या और नुकसान झेलना पड़ता है। तो अभी वहाँ पर एक इनोवेटिव आइडिया लाया है, तो हैंगिंग फेंस इन्होंने लगाया है। हैंगिंग फेंस मतलब क्या है कि आप जैसे देख रहे होंगे एक ऐसे देखिए पोल इन्होंने गाड़ दिया है और पोल में एक देखिए ये मेटल का एक जाल बना के उन्होंने पोल से लटका दिया है, जो नीचे खुला हुआ है, लगभग 1-2 मीटर नीचे का खुला है, यानी जो छोटे जानवर से नीचे जा सकें। और इसमें 11 किलोवोल्ट का लगभग जो है आपका 9 से 11 किलोवोल्ट का इसमें करंट दौड़ा जाता है कि अगर हाथी आए इसमें टच हो तो उनको हल्का झटका से लगे। इसमें उनकी मृत्यु नहीं होगी, वह हल्का झटका लगे ताकि डर के वो भाग जाए, तो हाथी इसमें जो है प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो अपने हैबिटेशन के आसपास को लगा दिए। न्यू हेल्थ वार्निंग ऑन टोबैको प्रोडक्ट पैक्स। तो जो तंबाकू के जो उत्पाद होंगे उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री उसने नई गाइडलाइन जारी की है कि ऐसा है आप इनको ये चीज़ें दिखाएंगे, नई गाइडलाइन की ये फ़ोटो आप छापेंगे, ये अलर्ट दिखाएंगे, सूचना आप सूचित करना होगा, तो भ्रम दूर रहे इसलिए। तो ये थी आज की न्यूज। हम देखेंगे आज के न्यूज़ से संबंधित कुछ समाचार जो भी प्रश्न हमारे आते हैं इनको आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला प्रश्न है दरबार मूव किससे संबंधित है? कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। प्रश्न संख्या 2 है भारत में पीआईएल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रावधान भारतीय संविधान में है, बताना है आपको। इसके जनक पीएन भगवती हैं। इसमें जो व्यक्ति प्रभावित है केवल वही केस फाइल कर सकता है। उपर्युक्त में कौन से कथन सत्य हैं? 1 व 2, केवल 1, केवल 2, 1, 2 व 3। अगला प्रश्न है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन किस देश के नेतृत्व में हुआ था? मिस्र, भारत, यूगोस्लाविया, उपर्युक्त सभी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, असम, ओडिशा, राजस्थान। इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद कोई सुझाव हो उसको भी आप कमेंट में दे सकते हैं। और
तत्पश्चात अगली वीडियो पाने के लिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ में पहुंच सके उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे हम अपनी अगली वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारा जो सूचना क्रांति है सभी तक पहुंचती रहे और लॉकडाउन में किसी भी रिसोर्सेज की कमी ना हो हमारे अध्ययन कार्य में। तो ये विशेष अपडेट बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।